बच्चों, मैं वंदना सिंह, प्रवक्ता इतिहास, एक बार फिर आपके सामने क्लास 12 इतिहास चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर का वीडियो पार्ट 3 लेकर आई हूँ। वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 आपने देख लिया होगा। तो वीडियो पार्ट 3 में सबसे ज़्यादा फोकस हमारा किस पे रहेगा? मौर्य साम्राज्य पे। इस पार्ट 3 में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य जो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। कितने समय तक रहा? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। एक राजनीतिक एकता का युग स्टार्ट हुआ इस समय से, एक राजनीतिक एकता का सूत्रपात हुआ और क्रमबद्ध प्रामाणिक इतिहास भी इसी समय से हमें मिलने लगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य वंश के इतिहास को जानने के स्रोत क्या कौन कौन से हैं, किन किन स्रोतों के द्वारा हम मौर्य वंश के इतिहास को, मौर्य वंश को जानते और समझते हैं। सबसे पहले मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका। इंडिका ग्रंथ है, मेगास्थनीज द्वारा रचित है। और ये मेगास्थनीज कौन थे? ये एक यूनानी राजदूत थे। किसके राजदूत थे? एक यूनानी शासक सेल्यूकस के। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका हमें मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को यूनान से इंडिया भेजा था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज 302 से 298 ईसा पूर्व तक इंडिया में रहा, इंडिया को जाना, समझा और यहाँ के बारे में एक किताब लिखा जिसका नाम है इंडिका। इंडिका से हमें मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो पहला स्रोत हमारा हो गया मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका। दूसरा कौन सा स्रोत है मौर्य वंश को जानने के लिए? चाणक्य का अर्थशास्त्र। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे चाणक्य के बारे में, तो आप जानते होंगे जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, विश्वगुप्त भी इनका नाम है। इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे और चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक बनाने में इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाणक्य ने ही उन्हें मौर्य वंश का प्रशासन की स्थापना का एक नींव रची। इनके द्वारा ही मौर्य वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त शासक बने। इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो इस अर्थशास्त्र में क्या है? मौर्य प्रशासन के बारे में, इसके साथ साथ चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के बारे में भी अर्थशास्त्र में बताया गया है। तीसरा जो स्रोत है वो है जैन, बौद्ध व पौराणिक ग्रंथ। जैन और बौद्ध एवं अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें मुख्य रूप से जैन मुनि भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र ग्रंथ है जिनमें हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें मुख्य रूप से दीपवंश और महावंश है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत के प्रमाण भी हैं जिससे हम मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं, अभी अशोक को हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि कितने स्तंभ, कितने अभिलेख उन्होंने उत्कीर्ण करवाया। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी विस्तृत जानकारी मिलती है, पुरातात्विक प्रमाण। इसमें आगे विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चाणक्य ने किस तरह कूटनीति से चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का उन्मूलन कराकर मौर्य साम्राज्य का नींव डलवाया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा है। नेक्स्ट है पुराण। पुराणों में हम देखते हैं वायु पुराण और मत्स्य पुराण में मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। नेक्स्ट भवन और स्मारक। भवन और स्मारक, इसमें साची, भरहुत के जो स्तूप हैं जिसको अशोक ने बनवाया था, वो अपने आप में मौर्य साम्राज्य को के बारे में काफी कुछ बताने के लिए सक्षम है। इसके अलावा पाटलिपुत्र के खंडहर भी हमें तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के समय के सभ्यता संस्कृति को बताने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी हमने देखा मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं। स्रोत के बाद अब हम मौर्य वंश के शासकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो शासक हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानकारी हम देंगे वो है चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व। दूसरे हैं बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। और तीसरे अशोक महान 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में छोटी सी स्टोरी है बच्चों।
कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जो साधारण इंसान था, एक साधारण कुल का था, वो कैसे मौर्य वंश का शासक बना। तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब सिकंदर का पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण हो रहा था, तो उस समय आचार्य चाणक्य को इस बात की बड़ी चिंता हुई, बुद्धिजीवियों को बड़ी इस बात की चिंता हुई कि विदेशी आक्रमण भारत में हो रहा है। तो हमेशा से बुद्धिजीवी लोग अपने देशभक्ति में आगे रहते हैं। इस समस्या को देखते हुए चाणक्य उस समय जहाँ मगध पर नंद वंश का शासक घनानंद शासन कर रहा था, तो उसके पास गए, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसके पास गए, उन्होंने कहा कि आप अपने नेतृत्व में एक युद्ध कीजिए सिकंदर से, जिससे वो भारत में अंदर तक प्रवेश न कर सके, ताकि भारत पे विदेशियों का कब्जा न हो सके। इस याचना के साथ वो घनानंद के पास गए, जो मगध का राजा था और किस वंश का था, नंद वंश का था। लेकिन उनकी बात को हल्के में लेते हुए, उनकी बात को कोई महत्व ना देते हुए, उनका अपमान करके, किसका, चाणक्य का अपमान करके घनानंद ने उन्हें अपने दरबार से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि जब हमारे ऊपर आक्रमण आएगा तो हम देख लेंगे। चाणक्य बड़े अपमानित हुए, उनका बहुत अपमान किया गया दरबार में। उसी समय उन्होंने कसम खाई थी कि इस मगध वंश का, इस नंद वंश का, जो मगध पे राज्य कर रहा है और इतना अहम है, इस नंद वंश का उन्मूलन करेंगे हम अवश्य। ऐसा शपथ खा के वो उसके दरबार से निकल गए। जाते समय जंगल में एक जगह वो विश्राम कर रहे थे, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे एक खेल खेल रहे थे। उसमें क्या था कि एक छोटा बालक था जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो राजा बना था, और कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे थे। उसमें एक फरियादी था, एक था कि नहीं हमने ये काम नहीं किया, कुछ न्याय से संबंधित कोई खेल हो रहा था। उसमें चंद्रगुप्त जो था एक राजा बना था, और राजा बन के उसने जो न्याय दिया, उन बच्चों के खेल खेल में जो उसने न्याय दिया, उससे चाणक्य बहुत प्रभावित हुआ। चाणक्य दूर से इन बच्चों के खेल को देख रहा था। चाणक्य को लगा कि ये जो बच्चा है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये बहुत ही होनहार है। उसी समय उनके माता पिता से आज्ञा लेकर चंद्रगुप्त को वो अपने साथ ले गए। उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, अस्त्र शस्त्र के गुण सिखाए, प्रशासन शासन के गुण सिखाए, एक राजा के गुण सिखाए, पूरी तरह उनको विद्वान करके फिर उन्होंने मगध पर, जिस पर नंद वंश का शासन था, उस पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त ने उस पर आक्रमण किया। पहली बार तो उनको असफलता मिली, लेकिन दूसरी बार वो नंद वंश का उन्मूलन कर दिए, और वहीं पे उसी मगध पे नंद वंश की जगह किस वंश का शासन रहा, पड़ा, किस वंश की स्थापना हुई, मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य। वही छोटा सा बालक जिसको चाणक्य अपने साथ ले गए थे, शिक्षा दीक्षा दिए, शासन प्रशासन का शिक्षा दीक्षा दिए, कूटनीति राजनीति का शिक्षा दिए, और एक दिन यही बालक बड़ा होकर नंद वंश का उन्मूलन करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया। तो ये छोटी सी स्टोरी थी बच्चों, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। चंद्रगुप्त बहुत ही महान शासक थे, अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार किया, सुदृढ़ बनाया, एक बहुत ही सुव्यवस्थित शासन एक शासन की स्थापना और नींव डाली। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे शासक आते हैं वो है बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र। बिंदुसार का शासन काल रहा 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। ये भी एक बहुत अच्छे शासक थे। इनका विदेशों से बड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध था। मिस्र और सीरिया के शासकों ने इनके यहाँ राजदूत भेजे थे। इनका उनके साथ बातचीत और राजदूतों का आवागमन होता रहता था। तीसरे नंबर पे अशोक महान। अशोक महान के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये महान शासकों में है, सबके नाम के आगे महान नहीं लगता है, एक अशोक महान कहा जाता है। ये महान क्यों कहे जाते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इनका कार्यकाल क्या रहा, 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। तो मौर्य वंश के जो महत्वपूर्ण 3 शासकों को हम देखेंगे, वह चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में मैंने बता दिया। बिंदुसार का शासनकाल क्या रहा, और अशोक महान। इसमें और विस्तार से हम सिर्फ आगे जो देखेंगे, जो आपके सिलेबस में है, उसमें अशोक महान के बारे में विस्तृत चर्चा है, वो हम अभी देखते हैं। अशोक को महान कहे जाने का कारण, अशोक को क्यों महान कहा गया, ऐसी क्या बात थी जो अशोक के आगे महान का एक वर्ड लगा। राज्याभिषेक इनका बता चुकी हूँ मैं, 269 ईसा पूर्व। महान कहे जाने का जो पहला कारण था, अशोक का व्यक्तित्व एवं आदर्श। स्टूडेंट किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले वो जब हमारे सामने आता है, तो हम उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका आदर्श कैसा है, हमारे एक जहन में बनता है कि कैसा व्यक्तित्व था उसका। तो अशोक का व्यक्तित्व बड़ा ही
उज्जवल, बड़ा ही आदर्श था। वो बहुत ही अच्छे व्यवहार का शासक था। दूसरा, राष्ट्रीय एकता प्रदान करना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एक विशाल साम्राज्य उसको सौंप गए थे बिंदुसार के थ्रू, उसको संभाल के रखा और कलिंग युद्ध को जीतकर वो अपने साम्राज्य को और अधिक दृढ़ता प्रदान किया और विस्तृत किया। महान विजेता कलिंग युद्ध में वो विजयी रहा। हालांकि कलिंग युद्ध से उसके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। उसका जो ध्येय था, उसका जो लक्ष्य था, जो विजेता, जो साम्राज्य विस्तार का जो लक्ष्य था, उससे हटकर वो धर्म विजेता बन गया। एक धार्मिक क्षेत्र की तरफ, एक आध्यात्मिकता की तरफ उसका रुझान हो गया। कलिंग युद्ध के बाद उदारता एवं लोकहितकारी, बहुत ही उदार शासक थे। हालांकि कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बावजूद भी वो सभी धर्मों के लिए लोकहित कार्य करवाते रहते थे। धार्मिक नीति, धर्म सहिष्णुता, एक शासक थे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म की बातों को भी वो का भी प्रचार करवाते थे अपने साम्राज्य में। इसके बावजूद भी किसी भी जनता के, किसी भी लोगों के, कहीं भी वो किसी को बौद्ध धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया। वो एक धर्म सहिष्णु शासक थे। सभी धर्मों के लिए उन्होंने जन कल्याण का कार्य कराया। कर्तव्यनिष्ठ शासक, जो भी कर्तव्य एक शासक के रूप में होता है, जो भी शासक का कर्तव्य होता है, उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरे। कुछ चीजें छूट गई थी स्टूडेंट्स, उसमें देख लीजिए मेन कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। इसके अतिरिक्त जो छूटा था, अशोक को देवानामप्रिय व प्रियदर्शी का भी कहा जाता है। उनके तमाम अभिलेखों में उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? देवानामप्रिय या देवानाम प्रियदर्शी। और मौर्य साम्राज्य का जो खात्मा हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बारे में तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके पतन में मुख्य भूमिका किसकी रही? पुष्यमित्र शुंग की। उनके मौर्य वंश के निर्बल सम्राट थे, उनका वध करके पुष्यमित्र शुंग, जो उनके ही प्रधानमंत्री थे, शुंग वंश का मिल डाला। इस तरह मौर्य वंश समाप्त हो गया और उसके स्थान पर शुंग वंश की स्थापना हुई। बता रही थी बच्चों की पुष्यमित्र जो था वो मौर्य वंश का मंत्री था, मुख्य मेन मंत्री था उस समय। मौर्य वंश का शासक कौन था? वृहदत्त। उसने एक ब्राह्मण था ये वृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश को समाप्त कर दिया और शुंग वंश की इसने स्थापना की। इस तरह 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश समाप्त हो गया और मगध पर किसका शासन हो गया? शुंग का, शुंग वंश का, जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य वंश का ही वृहदत्त का एक प्रधानमंत्री था। उसने ही वृहदत्त की हत्या की और उस स्थान पे, मौर्य वंश के स्थान पे शुंग वंश की स्थापना की। इस तरह मौर्य वंश का खात्मा हो गया और उसके स्थान पे मगध पे कौन सा शासन आ गया? कौन सा वंश आ गया? शुंग वंश। अब मैं देखती हूँ स्टूडेंट के अशोक का कलिंग विजय। यदि अशोक की चर्चा हो रही है और उनके कलिंग विजय की चर्चा ना हो तो वो चर्चा अधूरी रह जाती है। अशोक का कलिंग युद्ध काफी महत्वपूर्ण है और इस युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। यदि मैं आपको बताऊंगी कैसे हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि कलिंग पर अशोक का आक्रमण क्यों हुआ, कारण क्या था। कलिंग एक तो उनके सीमा से सटा हुआ था, दूसरा कारण था कलिंग पर विजय करने के पश्चात दक्षिण पूर्वी देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने में अशोक को सुविधा हो जाती, इसलिए कलिंग पर उसने आक्रमण किया। और कलिंग एक क्या था? शक्तिशाली राज्य था उस समय, इसलिए भी कलिंग पे आक्रमण किया। और क्या होता है कि उस समय राजतंत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार सभी शासक करना चाहते हैं। कलिंग उनके सीमा पे होते हुए भी अंडर में नहीं था, इसलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। सामरिक दृष्टि से कलिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद विशाल जनधन की हानि हुई, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। इस खून खराब, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। इस खून खराबे को देखते अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इसका परिणाम क्या हुआ देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का विस्तार तो हुआ ही कलिंग युद्ध के पश्चात, उनका साम्राज्य और अधिक बड़ा हो गया। हृदय परिवर्तन,
अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। एक महत्वाकांक्षी शासक, एक साम्राज्य विस्तार के लिए लोलुप शासक, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इतना खून खराबा, इतना ज्यादा लोगों की मृत्यु देख के युद्ध के मैदान में वो द्रवित हो गया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनका मन युद्ध से हट गया और अलग कार्यों को करने के लिए प्रेरित होने लगा। धर्म की स्थापना, अब वो एक साम्राज्य विस्तार के लक्ष्य से हटकर एक दूसरा लक्ष्य उन्होंने स्थापित किया, धर्म की स्थापना, यानी धर्म की स्थापना। धर्म, पाली भाषा में धर्म को धर्म कहते हैं, उसमें पाली भाषा चलती थी इसलिए उसको धर्म कहा गया। एक धर्म की स्थापना की। इसके साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा अपना दान धर्म किया, विदेशों तक भी बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार करवाया, जन कल्याण कार्यों में संलग्न हो गए। अब वो एक राजा होते हुए भी युद्ध से वो बिल्कुल विरत हो गए और वो जन कल्याण कार्यों में, लोगों की सेवा में, लोगों के सहायता में, लोगों के कल्याण के कार्यों में संलग्न हो गए, अपना पूरा जीवन यापन कर दिया। अशोक के साम्राज्य नीति का अंत, अब यहीं से अशोक का ये अंतिम युद्ध था, कलिंग युद्ध। इसके बाद से उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने अभिलेखों में, शिलालेखों में यही कहा है कि अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, यदि हम पर कोई आक्रमण करता है तो ही हम करेंगे, अदरवाइज हम अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह कलिंग युद्ध के पश्चात बहुत बड़ा जो परिवर्तन हुआ अशोक के जीवन में, ये रहा कि वो युद्ध से हटकर धर्म युद्ध की तरफ उनका रुझान हो गया और एक वो आध्यात्मिक पुरुष, एक आध्यात्मिक शासक का दर्जा उन्हें मिला। इस प्रकार स्टूडेंट, हमने आपको मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, उसके प्रमुख शासक कौन थे, कौन कौन सा उनका समय था, इसके बाद जो डिटेल में मैंने बताया आपको, अशोक का व्यक्तित्व, अशोक का आदर्श, अशोक को महान क्यों कहा जाता है, अशोक का कलिंग विजय और उनका परिणाम, अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ और अशोक एक कैसे महान शासक बने, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। आगे जो थोड़ा सा आपका रह गया है अशोक का धर्म, अशोक के धर्म के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका राजा, किसान और नगर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसका वीडियो कई पार्ट में मैं आपको भेज रही हूँ ताकि आपको भी समझने में कोई कन्फ्यूजन न रहो, धीरे धीरे आप समझते रहो। नोट्स में लिखित आपको भेज रही हूँ, उसको भी लिखते रहिएगा और वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शेष मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।